are going to give a brief summary of the chapter you have just learned, the Indian Constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने सीखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसी गेम के रूल से। जैसे किसी गेम का एक सर्टेन रूल होता है कि हाँ, इस रूल के ऊपर ये गेम खेला जाएगा और अगर ये रूल फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये दूसरा गेम माना जाएगा। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कंट्री के लिए रूल है जिसके अंडर ही कंट्री, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री में होता है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या फिर वो डिक्टेटरशिप के अंदर रन करता हो या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो वहाँ पे। जैसे कि हम लोग चाइना में देख सकते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। तो किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि दुनिया के सारे कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे रन करता हो। तो वाई डज कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आइडियल्स बने हुए होते हैं जिसके बेसिस पे कंट्री रन करता है और वहाँ के लोग उस आइडियल के ऊपर ही रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हाँ, हमारे कंट्री में इन आइडियल्स को फॉलो किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे रूल्स बने हुए होते हैं जिसके ऊपर उस कंट्री में रहने वाले हर आदमी का एग्री होना जरूरी होता है, क्योंकि किसी देश में बहुत तरह के लोग हो सकते हैं और हर आदमी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि किसी को ये अच्छा लगता हो और या किसी को अच्छा ना लगता है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, सब्जी में ही एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी को भिंडी पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद होती है, तो वो उसका पर्सनल चॉइस है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स बने हुए होते हैं ताकि कंट्री के हर पर्सन को उसमें बिलीफ हो और वह उस आइडियल को मानता हो। कॉन्स्टिट्यूशन में हर काम के लिए रूल बना हुआ होता है, चाहे वो ये हो कि कैसे गवर्नमेंट रन करेगा या कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कैसे इकोनॉमी चलेगा, कैसे पुलिस आर्मी रन करेगा। हर चीज़ के लिए एक सर्टेन पॉलिसी बना हुआ होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम में नेचर डिफाइन करता है कि ये कंट्री इस आइडियल्स को बिलीव करता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी रूल्स बने हुए होते हैं जो पावर को डिवाइड करते हैं बिटवीन ईच एंड एवरी पर्सन हु इज रनिंग द गवर्नमेंट, ताकि कोई भी लीडर जिसके पास ज़्यादा पावर हो वो मिसयूज ना कर सके अपने पावर्स को अपने फेलो वर्कर्स के ऊपर या इंडिया के किसी भी सिटीजन के ऊपर। और ये भी इंश्योर करता है कि किसी माइनॉरिटी को सप्रेस ना किया जा सके और कोशिश करता है कि माइनॉरिटी हमेशा मेन स्ट्रीम में आ जाए। माइनॉरिटी किसी भी बेसिस पे हो सकता है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो या वो एडुकेशन के बेसिस पे हो या फिर मनी के बेसिस पे हो, किसी बेसिस पे हो, माइनॉरिटी को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हो सकता है कि मेजॉरिटी को किसी लीडर कोई भी लीडर पसंद है या ये रूल पसंद है, लेकिन उससे माइनॉरिटी को प्रॉब्लम हो तो मेजॉरिटी हो सकता है कि ध्यान न दे कि हमारे लिए अच्छा है तो ये रूल होना चाहिए, तो ये माइनॉरिटी के साथ गलत होगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स बने हुए हैं कि माइनॉरिटी के साथ कभी भी गलत ना हो और उनको हमेशा कोशिश किया जाता है कि मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे बुरे डिसीजन से भी बचाता है, क्योंकि हो सकता है कि हम इंस्टेंटेनियसली कोई भी डिसीजन ले ले और उसका बैड रिजल्ट हमारे को बाद में झेलना पड़े। जैसे कि हम लोग सोच सकते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इतने सालों से है, फिर भी इंडिया इतना पीछे है एट द वर्ल्ड लेवल। अगर अच्छे अच्छे कंट्रीज को देखा जाए तो वो हमसे काफ़ी आगे है। तो लोग सोच सकते हैं कि यहाँ भी डिक्टेटरशिप हो या किसी और फॉर्म का गवर्नमेंट हो, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज डेवलप हुए हैं अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपना के। तो
ऐसा हमारे दिमाग में आ सकता है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि लंबे दौर में ये हमारे लिए बुरा हो सकता है। जैसे चाइना में ही एक तरह से डिक्टेटरशिप ही है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट है, तो सोच सकते हैं कि चाइना इतना डेवलप हो गया है तो इंडिया भी डेवलप हो सकता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि लंबे दौर में वो प्रॉब्लम करेगा। हो ये सही है कि कुछ साल तक डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में कंट्री ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन 40 साल बाद बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने बुरे डिसीजन से भी बचाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना की वजह से जो कोरोना फैला, तो वहाँ पे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होता तो ये बात पहले ही दुनिया में पता चल जाती और उसका कोई इलाज ढूंढा जा सकता था। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो हो सकता है कि ये सच हो, तो ये एक तरह से प्रॉब्लम है उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि अगर वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर होता, लोग इसको कंट्रोल कर सकते थे, बदनामी ना हो इसके चलते उसने उसे छुपा के रखा, और आज जो है वो सबको पता है। तो हम लोगों ने ये जाना कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जो मैंने लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझाया था, उससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। और इंडिया में जब, क्योंकि इंडिया बहुत सालों से ब्रिटिश रूल के अंदर चल रहा था, तो इंडिया पे बहुत ऑप्रेसिवली रूल किया जा रहा था। किसी से ना पूछा जाता था कि इंडियंस को चाहिए, जो भी ब्रिटिशर्स को अच्छा लगता था वो करते थे। और इसीलिए लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी रही थी। तो जब जब फ्रीडम फाइटर्स इसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर जब फ्री इंडिया होगा तो यहाँ पे हर आदमी के पास इक्वल पावर होगा और इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन होना चाहिए। हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज को देखा जाए या कल्चर को देखा जाए या रिलीजन को देखा जाए, हर क्षेत्र में हमारे कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, यहाँ बहुत सारे कल्चर फॉलो किए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन को माना जाता है, और ये बहुत डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो ये बहुत ध्यान दिया जा रहा था कि इंडिया के हर सिटीजन को, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, चाहे वो कोई भी कास्ट क्रीड का हो, उसके पास इक्वल पावर होनी चाहिए। एंड इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए। हम लोग जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना 300 मेंबर्स का, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया गया था 1946 में, और वो 26 नवंबर 1949 को जाके बन चुका था। लेकिन उसको अप्लाई किया गया, यानी उसको मान्यता दी गई 26 जनवरी 1950 को। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को शायद फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बहुत सालों पहले हुआ था, इसीलिए उस डेट का इंतज़ार किया गया फॉर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग जान लेते हैं की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे की फीचर्स हैं फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि हमारे कंट्री में 3 टायर्स हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो किसी एक जगह से पूरे कंट्री को रन किया नहीं जा सकता है। तो 3 इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के फॉर्म्स हैं हमारे कंट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायत लेवल। और तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, यानी ये नहीं बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को किसी काम करने से मना नहीं कर सकता है, ना स्टेट किसी पंचायत को मना कर सकता है किसी काम करने के लिए इन सम रीजन्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में काम को भी बांटा गया है। जैसे आर्मी सेंट्रल के अंदर आता है, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। इस तरह से बहुत सारे
बहुत सारे रीजन्स में वर्क को बांटा गया है और तीनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं अपने अपने रीजन में, ताकि इंडिया पीपल के पास अपने प्रॉब्लम्स को सुनाने की क्षमता हो। जैसे हो सकता है कि अगर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी कंट्री को रन करता तो कोई भी प्रॉब्लम होने पे लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी एक सेंटर पे जाना पड़ता, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। इसीलिए इंडिया में फेडरलिज्म लाया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि इंडिया में हर व्यक्ति को एक पर्टिकुलर एज के बाद वोट करने का राइट है। हम लोग सब जानते हैं कि 18 साल के बाद ईच पर्सन राइट है अपना वोट डालने का, और हर वोट एक के ही बराबर होता है, चाहे वो वोट देने वाला प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो वोट देने वाला एक डेली वेज वर्कर हो। तो हमारे इंडिया में हर आदमी को डायरेक्ट वोट देने का पावर है। छोटे छोटे हिस्सों में पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो लोग वोट देते हैं कि मेरे एरिया में ये आदमी अच्छा काम कर सकता है तो मैं इसको वोट दूंगा। और कोई भी आदमी इंडिया में, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, कलर कोई भी हो, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, बशर्ते उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्लियर हो। और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसको फुलफिल करना पड़ता है, लेकिन उस क्राइटेरिया में किसी रिलीजन, एडुकेशन और किसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिया में गवर्नमेंट जो रन कर रही है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, और तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। और इन तीनों में पावर बांटा गया है ताकि कोई एक मिसयूज ना कर सके, और तीनों एक दूसरे के काम को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा हो तो दे कैन इंटरफेयर इन देयर वर्क। जैसे कि जुडिशियरी, आप न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया, यानी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही हो और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर दिया कि हाँ भाई ये गलत है, तो ये एज ए चेक भी काम करता है तीनों एक दूसरे के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स, इंडिया में हर सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ताकि जो पावर में है वो मिसयूज ना कर सके अपने पावर्स को किसी सिटीजन्स के खिलाफ, क्योंकि हमारा कंट्री 200 सालों तक कॉलोनियल रूल के अंदर रहा था, तो बहुत मिसयूज होता था पावर का सिटीजन्स के खिलाफ। तो इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स हमारे हर सिटीजन्स को दिया गया है। सेकुलरिज्म, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हर रिलीजन इंडिया के लिए एक है। इंडिया के हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और कोई भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, श्रीलंका में बुद्धिज़्म ऑफिशियल रिलीजन है, पाकिस्तान में इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है, सऊदी अरब में इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन है। तो इस तरह से बहुत सारे कंट्रीज में एक ऑफिशियल रिलीजन है। सेकुलर वो कंट्री नहीं है, लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पे किसी भी रिलीजन के लोग आके रह सकते हैं इफ दे अग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशंस रूल। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है, अगर वो उस पर कोई भी आदमी एग्री करता हो तो वो इंडिया में आके रह सकता है आफ्टर अ सर्टेन प्रोसेस, वो जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके। हम लोग कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं कि तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वालिटी में हमें ये बताया गया है कि किसी भी आदमी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है उसके धर्म, जात, कलर, जेंडर के बेसिस पे, और हर व्यक्ति को हर पब्लिक प्लेस में जाने का एक्सेस है, लेकिन पब्लिक प्लेस में ही हर आदमी को जाने का राइट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी
प्राइवेट प्लेस में जा सकता है या किसी के घर में जाके बोले कि मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है टू गो एट एनी प्लेस। तो लोगों के पास पब्लिक प्लेस में ही जाने के लिए राइट है। और स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी पर्सन के साथ on the basis of his religion or anything in terms of employment। किसी को एम्प्लॉयमेंट देने में स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। जैसा कि हम लोग हमारे इंडिया में पहले ये बहुत होता था कि दलितों को एक सर्टेन काम ही दिया जाता था, लेकिन आज दलित हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो या हर जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का काम हो। राइट टू फ्रीडम में हमें बताया गया है कि वी हैव फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम लोग अपनी बात को, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट है। हमारे बात को कोई दबा नहीं सकता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन कि हम लोग एसोसिएशन बना सकते हैं। किसी भी कंट्री के किसी भी रीजन में हम लोग जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन को, बिजनेस को, किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे कंट्री में राइट है इन सब चीज़ के लिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो हमारे कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स बनाए गए हैं ताकि फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर को रोका जा सके। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 साल से नीचे के बच्चों को काम करवाना इज अ क्राइम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लॉयटेशन से के खिलाफ भी राइट है हमारे पास। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए हमारे पास राइट है। उसको प्रैक्टिस करने के लिए, अगर उसके बारे में हमें कुछ, उस रिलीजन के बारे में कुछ अच्छा लगता है तो वो प्रोपागेट करने के लिए आगे हमारे कंट्री में फ्रीडम है। कोई भी हमें आके रोक नहीं सकता है कि तुम इस रिलीजन को अच्छा क्यों बोल रहे हो या इस रिलीजन को क्यों बढ़ावा दे रहे हो। तो ये हमारे पास राइट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी राइट है कि माइनॉरिटीज़ अपने रिलीजन, अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं ताकि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके गायब हो जाने से या ख़त्म हो जाने से। जैसे कि इस्लाम में मदरसा स्कूल होता है जहाँ पे रिलीजन के बारे में भी सिखाया जाता है, उनको रिलीजन के अच्छे कामों के बारे में ही सिखाया जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब अब इंडिया के हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है इफ़ ही थिंक्स कि उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है बाय द स्टेट। तो हमारे पास ये भी राइट्स हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही था। तो अब हमारा अगला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो हमारा जो 5वां फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकुलरिज्म, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, तो वो हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तब तक सारे लोग नोट्स अपना खुद तैयार कर सकते हैं या जो हम भेजेंगे उसको भी अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर खुद से करेंगे। तब तक